विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 11 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ध्यान रखिएगा क्या तारीख को? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हुआ क्या था? 11 जुलाई 1987 को 11 जुलाई 1987 को विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या 11 जुलाई 1987 ईस्वी को विश्व की जनसंख्या 5 अरब मिलियन 5 अरब पार कर गया था, क्रॉस। इसीलिए 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई 1987 ईस्वी को विश्व की जनसंख्या कितना हो गया था? 5 अरब। इसीलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम में कब मनाया गया? अगर फर्स्ट टाइम की बात करें कि विश्व जनसंख्या दिवस फर्स्ट टाइम यानी पहली बार कब मनाया गया, तो 1989 में मनाया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1989 में। वही बात करें, एक है जनसंख्या और एक होता है जनगणना, दोनों अलग अलग है ना। जनगणना एक है जनसंख्या। जनसंख्या मतलब आप समझ जाइए लोगों की गिनती, और जनगणना में टोटल पढ़ा लिखा कितना है, हर चीज की जानकारी इसके अंदर रहता है जनगणना के अंदर। ये सिर्फ लोगों की गिनती करता है जनसंख्या। अगर बात करें जनसंख्या किस सूची का विषय है? जनसंख्या है समवर्ती सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। वहीं पर जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का विषय। ध्यान रखिएगा, पहली बार जनगणना फर्स्ट टाइम में जनगणना कब हुआ? पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार भारत में जनगणना कब हुआ? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना यानी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे, इसको बोलते हैं नियमित अंतराल पर। ये हुआ 1882 में। 1881 से, सॉरी, कब से शुरू हुआ? 1881 से। ये शुरू किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन ने। ये नियमित जनगणना किसने शुरू करवाया? लॉर्ड रिपन ने, है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था किससे संबंधित? जनसंख्या से। भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक अंग है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसी को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दी हेग में। ये किस देश के अंदर है? नीदरलैंड के अंदर। अच्छा, इसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, हाँ, भारत के न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति इसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से प्रथम व्यक्ति जो न्यायाधीश बने वो कौन है? उसका क्या नाम है बताइए? नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले व्यक्ति जो उसके न्यायाधीश बने, है ना। कौन है? नागेंद्र सिंह। अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें कुल न्यायाधीश की संख्या कितने हैं? कुल न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश
कुल न्यायाधीश कितने संख्या है न्यायाधीश के? 15 न्यायाधीश है। कितने हैं? 15। और उस न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, छापिए इसको। देश का नाम जो यूएनओ में अस्थायी सदस्य की मांग कर रहे हैं, अस्थायी सदस्य की मांग कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझिए, 2 देश का नाम बताना है जो यूएनओ में अस्थायी सदस्य की मांग कर रहे हैं। एक तो आप लोग जान ही रहे हैं, एक तो अपना भारत है, एक तो अपना भारत, और इसके अलावे कौन सा देश है? अपने भारत के अलावे कौन सा देश है? तो याद रखिएगा जापान। इसके अलावे कौन सा देश है? जापान। जापान के बारे में पिछले क्लास में हम पढ़ाए होंगे। जापान की राजधानी टोक्यो है ना। जापान की राजधानी अब मत टोक्यो, जो टोक्यो वो सो टोक्यो। तो जापान की राजधानी टोक्यो। इस जापान ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अस्थायी सदस्य की मांग कर रहा है। और इसके साथ में कौन देश ने कर रहा है? भारत। भाई साहब, भारत को अस्थायी सदस्य की सदस्यता अभी तक मिल गई रहती, किसके कारण से नहीं मिल पाया है? चमगादड़ यानी चीन के वजह से अभी तक भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है। और जापान, ये जापान जान लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध में समाप्त नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन यही जापान था। धुरी राष्ट्र में सबसे अंतिम में आत्मसमर्पण किया जापान ने। यही जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी शहर है। हिरोशिमा पे पहली बार परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। किसने परमाणु बम को गिराया था? अमेरिका ने। इस परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। और इसी के तुरंत 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया, जिसका क्या नाम था? फैटमैन। जैसे दूसरा परमाणु बम गिराया, हाँ, जापान ने खुद से आत्मसमर्पण कर दिया। और आज ऐसा समय आ गया है कि ये जापान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। और इसके साथ साथ में भारत ने भी अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। अगर हम लोग भारत की बात करें, हाँ, इस भारत की बताइए, भारत की ओर से हिंदी में भाषण देने वाला, भारत की ओर से हिंदी में भाषण देने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कौन है? यानी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के प्रथम भारतीय महिला, तो आंसर कीजिएगा विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित। ये विजया लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाली प्रथम भारतीय महिला है। समझ में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन। इतना छापिए। सबसे नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन बताने वाले वो नहीं आपको पता होगा। यूएनओ का सबसे नवीनतम देश कौन है? दक्षिणी सूडान। और ये जो दक्षिणी सूडान है 193 नंबर का देश है। इसका मतलब है 193 देश इसको लेके कितने इनके सदस्य हैं? 193। अभी तक में यूएनओ के कितने देश सदस्य हैं? 193। सबसे नवीनतम देश जो है वो कौन है? दक्षिणी सूडान, 193 नंबर का देश। ये यूएनओ का कब अंग बना? इनको कब सदस्यता दिया गया? सदस्य इसका कब बना? 2011 में। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों को मालूम नहीं होगा, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन मिला। 2011 के बाद यूएनओ में कोई भी देश शामिल नहीं हुआ है। लास्ट टाइम में कब हुआ है? 2011 में। और 193 नंबर का देश बना है कौन? दक्षिणी सूडान। इस तरह से यूएनओ में कितने देश सदस्य हैं? 193। क्लियर है?
स्थापना के समय कितने देश सदस्य थे? 91, सॉरी 91 नहीं, 51, 51। क्षमा चाहेंगे आप लोगों से, 51 देश सदस्य था, जिसमें से कि 50 का हस्ताक्षर था, एक का 1 साल है, एक का हस्ताक्षर नहीं था तो 1 साल बाद किया था। क्लियर है? स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य थे? 51। हस्ताक्षर कितने देशों का था? 50। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। और सबसे नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। कब शामिल हुआ है? 2011 में। ये 22 हो गया है, मान के चलिए 11 साल बीत चुके हैं और इस बीच में किसी भी देश को सदस्यता अभी नहीं दिया गया। अभी इतना देखते हैं, आगे फिर। कायरों का सपना है, शांति कायरों का सपना है। ये बात किसने कही है? मुसोलिनी। याद रखिएगा, किसने कहा? मुसोलिनी। शांति कायरों का सपना, ये बात किसने कही है? मुसोलिनी ने। शांति कायरों का सपना, ये बात किसने कही है? मुसोलिनी ने। अंदर निशस्त्रीकरण आयोग का गठन, निशस्त्रीकरण आयोग का गठन कब किया गया? इस क्वेश्चन को आप लोग घोड़े से करके आइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर निशस्त्रीकरण आयोग का गठन कब किया गया? ईस्वी बताना है, इस बॉक्स में फिल करके आप लोगों को आना है। क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से डिटेल बता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर निशस्त्रीकरण आयोग का गठन कब किया गया? इस बॉक्स के अंदर फिल करके आप लोगों को आना है ना। और इस बॉक्स को फिल भी कर लिए होंगे। और इस बॉक्स में क्या भराया? 1952। इस बॉक्स के अंदर क्या फिल हुआ है? 1952। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर निशस्त्रीकरण आयोग का गठन कब किया गया? 1952 के अंदर। घर से आए और इसको फिल किए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। बात नहीं कीजिए मेरे भाई। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। लिखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। नोट डाउन कर लीजिए, विश्व एड्स दिवस, AIDS। एक्वायर्ड, ए से हो जाएगा एक्वायर्ड, आई से हो जाएगा इमिशियंसी, ID दोनों से, इम्यूनो डिफिशियंसी, डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको छापिए, फिर बताते हैं आगे। युद्ध को क्रूर किसने बताया? युद्ध को क्रूर किसने बताया? तो आंसर कीजिएगा मैकियावेली। युद्ध को क्रूर किसने बताया है? मैकियावेली। लिखिए, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग। देखिए, इसकी स्थापना जो किया गया है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, इसकी स्थापना 1957 में किया गया है, 1957। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना के अंदर। वियना के अंदर हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना। मेरे भाई बताइए, ये जो वियना है किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है।
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ध्यान रखिएगा, एक ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और ये क्या है, ऑस्ट्रिया, और इस ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है, वियना। और इसी वियना के अंदर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर, स्थापना कब हुआ था, 1957 में। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, याद रखिएगा, ये यूएनओ का अंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग नहीं है। इसमें अगर हम लोग बात करें कुल सदस्य, कितने देश सदस्य हैं, कुल देश सदस्य कितने देश इसके सदस्य हैं, ये आप लोग छाप के बताइएगा। ये आप लोगों के लिए काम है कि इनका कितने देश सदस्य, इतना लिखिए, फिर आगे बता रहे हैं। की बात करें तो देश के पहले कानून मंत्री, और इनका जन्मदिन कब मनाते हैं, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। इनका जन्म एमपी में हुआ था, एमपी मऊ में, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें भीमराव अंबेडकर याद कीजिएगा 1932, और याद कीजिएगा क्या, पूना समझौता, पूना समझौता 1932 में किसके किसके बीच, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। कहां पर हुआ था, यरवदा जेल पुणे में, यरवदा जेल पुणे। आप लोगों को पूछा जाएगा, बताइए पूना समझौता कब हुआ, 1932 में, किसके किसके बीच हुआ, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। कहां पर हुआ था, यरवदा जेल, यरवदा जेल कहां पर है, ये पुणे के अंदर। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के बारे में 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, पहला 1930 में पहला हुआ, 1931 में दूसरा हुआ, 1932 में पहला, दूसरा, तीसरा, 30, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था, लंदन में। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले भारतीय, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन है, भीमराव अंबेडकर, भारतीय है भीमराव अंबेडकर। अच्छा, आप समझाते हैं ये क्यों भाग लिए थे। इन्होंने चाहते थे, भीमराव अंबेडकर चाहता था, इनका संबंध पिछड़ी जातियों से था। हाँ, पिछड़ी जातियों को सामान्य जातियों के बराबर में अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। इसी चीज को चर्चा लेके वो, इसी बात को लेके वो कहाँ गए थे, उनको लगा कि हम गोलमेज सम्मेलन में, हाँ, लंदन में जो बैठक हो रहा है, उस बैठक के सम्मेलन में अगर अपनी बात को रखेंगे तो हो सकता है कि पिछड़ी जातियों को आगे आने का मौका देंगे। इसी बात को लेकर ये भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वो भी कहां पर लिए थे, लंदन में। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे जो 1931 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन माना जाता है वो सफल ही रहा है ना। आगे इसी में बताते हैं किया गया किस नाम से, बताइए। भीमराव अंबेडकर का भी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज इसके नाम से, हाँ, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के नाम से भीमराव अंबेडकर का एक प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। कहां पर, लातूर महाराष्ट्र में, लातूर महाराष्ट्र के अंदर। आप लोग से पूछा जाएगा, बताइए स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किस व्यक्ति से संबंधित है, भीमराव अंबेडकर। ये कहां पर है, लातूर, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर में है। लातूर किस राज्य के अंदर है, महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, मूक नायक पत्रिका, मूक नायक पत्रिका, मूक नायक पत्रिका, मूक नायक पत्रिका किसका है, भीमराव अंबेडकर का है। इसके भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल किस नाम से जानते हैं इसको, चैत्रा भूमि। इतना छापिए पहले, हिलेशन, हाँ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट,
ऑफ कास्ट, हाँ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसी को हिंदी में बोलेंगे जातियों का अंत, जातियों का अंत। ये किसका पत्रिका है? B.R. अम्बेडकर। एक बार शुरू से डिटेल कर देते हैं, समझिएगा। अगर हम लोग बात करें भीमराव अंबेडकर का, किसका बात करें? भीमराव अंबेडकर। देखिए, भीमराव अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री, भारत के पहले कानून मंत्री यानी विधि मंत्री कौन थे? वो भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, इसलिए अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कहाँ पर जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश के मऊ में, है ना। इनका संबंध पिछड़ी जातियों से है और ये पिछड़ी जातियों से पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने इसकी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल किया। पिछड़ी जातियों से पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने की ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किया। 1932 में पूना समझौता हुआ। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। अंबेडकर, ये कहां पर हुआ? यरबदा जेल, पुणे में, है ना। और इसी में महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार पिछड़ी जातियों के बारे में जाना और इसी समय महात्मा गांधी ने एक पत्रिका निकाला जिसका नाम है हरिजन। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने कराया था? महात्मा गांधी ने। कब करवाया? 1932 में, जब भीमराव अंबेडकर ने इनको पिछड़ी जातियों के बारे में बताया और उसी समय महात्मा गांधी को पहली बार पिछड़ी जातियों के बारे में जो सम्मान में उनको घोर विरोध चल रहा था उसके बारे में जाना, इसीलिए उसी समय, हाँ, पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ने के लिए महात्मा गांधी ने एक पत्रिका निकाला जिसका क्या नाम है? हरिजन। पूना समझौता कब हुआ? 1932। किसके किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। कब, कहां पर हुआ था? यरबदा जेल में। और इसके बाद अगर बात करें 1930, 31 और 32, 30, 31 और 32, इस बीच में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये 1930, 31 और 32 में लंदन में क्या हुआ था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? भारत की तरफ नहीं कहिए, इसको आप कह सकते हैं पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, है ना, उस सम्मेलन में भाग लिया था किसने? भीमराव अंबेडकर। और इसमें भारत की ओर से अगर बात करें तो एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो 1931 में हुआ था और उसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था किसने? महात्मा गांधी ने, है ना। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय भीमराव अंबेडकर और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय महात्मा गांधी, वो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किए थे 1931 में। चलिए आगे देखते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हाँ, ये एक पत्रिका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातियों का अंत। ये पत्रिका का प्रकाशन किसने करवाया है? भीमराव अंबेडकर ने। इसके अलावा हम देखते हैं स्टेचू ऑफ नॉलेज। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले स्टेचू ऑफ नॉलेज के नाम से एक प्रतिमा, स्टेचू बनाया गया है। ये किससे संबंधित है? भीमराव अंबेडकर से संबंधित है और ये इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? लातूर में, लातूर महाराष्ट्र के अंदर। मूक नायक पत्रिका किसका है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल उसको किस नाम से जानते हैं? चैत्य भूमि। यह चैत्य भूमि भी आप लोगों को कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जानिए स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर? स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में। किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ऊंचाई कितना है? 182 मीटर, है ना। किसके द्वारा इसको डिजाइन तैयार किया गया है? राम सुतार। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। एक बार वहां पे जरूर हम लोगों को जाना है। कहां पर? स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास, केवड़िया। और इसके अलावा स्टेचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र, लातूर में। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी कहां पर है? हैदराबाद। संत रामानुजाचार्य का वो प्रतिमा है। स्टेचू ऑफ पीस, स्टेचू ऑफ पीस पाली, राजस्थान। 4 क्वेश्चन बताएं, है ना, चारों को ध्यान रखिएगा। स्टेचू ऑफ नॉलेज कहां पर है? लातूर महाराष्ट्र में। किस व्यक्ति से संबंधित है? भीमराव अंबेडकर। स्टेचू ऑफ यूनिटी कहां पर है? केवड़िया, गुजरात में। किस व्यक्ति से संबंधित है? सरदार पटेल से। तीसरा याद रखिए स्टेचू ऑफ इक्विलिटी, स्टेचू ऑफ इक्विलिटी संत रामानुजाचार्य कहां पर है? हैदराबाद के अंदर। चौथा याद रखिए स्टेचू ऑफ पीस कहां पर है? पाली, राजस्थान में।
आज की सभा हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली सभा में अगले दिन फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए